हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 5 के सॉल्यूशन की बात। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट ए इक्वल टू में 2i माइनस जे प्लस के, बी इक्वल टू में i प्लस 2j माइनस के एंड सी। बेटा ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जहां पर भी मैंने अंडरलाइन किया है तो इसका मतलब बेटा जो आपको पीडीएफ दी गई है उसमें या तो ये मिस है या आपका मतलब कि गलत प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, तो पीडीएफ में शायद ये बी वेक्टर जो है, पर बेटा ये सी वेक्टर है। तो सी इक्वल टू में आई प्लस जे माइनस 2k, तो ए वेक्टर, ठीक है, ये भी मिस है वहां पे, ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी whose projection on A vector has the magnitude root 2/3 each। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो वहां से हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। तो चलो बेटा हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जो किस प्लेन पर है, बी और सी के प्लेन पर है। तो बेटा बी और सी मिलके जब एक प्लेन बनाते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखना, मैं मान लेता हूं लेट R is any vector in the plane of B and C। तो ये एक थ्योरम होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी आपको कोई भी वेक्टर किसी प्लेन में डिसाइड करना हो और आपको मालूम नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूं R वेक्टर बराबर में x b प्लस वाई सी। तो ये मेरा R वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वो क्या कह रहा है, जो ये R वेक्टर था उसका प्रोजेक्शन किस पर, A पर। तो हमने प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है पहली ही क्लास में। ठीक है, तो प्रोजेक्शन हमने क्या कहा था, जिस भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना हो वो ऐसे ही रखना है। और किस पर निकालना है बेटा, A पर निकालना है। तो डॉट में A का यूनिट वेक्टर, डॉट में A का यूनिट वेक्टर, और उस प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √2/3। यानी कि हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट जब भी मैं करता हूं तो कहीं ना कहीं पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्चुअल में एक मैग्नीट्यूड ही मिल जाता है, एक रियल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट यानी कि 2/√3 मिली आपको। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो ए कैप, मुझे मालूम है ए कैप का मतलब होता है ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको भी ओपन करते हैं हम आर। तो आर की वैल्यू रख लेता हूं मैं एक्स बी प्लस में वाई सी डॉट में, इसको मैं अगर ओपन करता हूं बेटा तो ये a अपॉन में a का मैग्नीट्यूड आएगा और √2/3। ठीक है बेटा, अब इसकी डॉट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम पहले। तो ये बनेगा x, क्योंकि ये तो स्केलर नंबर है, डॉट प्रोडक्ट बनेगी b डॉट a प्लस में y c डॉट a। ठीक है बेटा, और अपॉन में a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू में √2/3। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करते हैं। तो b डॉट a, तो देखना बेटा b डॉट a करते हैं, b डॉट a, तो 2 -2 और -1, तो ये बेटा -1 बनेगा आपका। तो -1 x -1 प्लस में y c डॉट a, तो ये रहा c डॉट a, तो 2 -1 और -2, तो ये भी -1 ही बना। और बेटा इसका मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड रहेगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर। तो ये बेटा इसका जब मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो √6 आएगा। तो रूट में 6 इक्वल टू में √2 अपॉन सॉरी पूरा है ये 3। इस √6 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो गया आपके पास में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पे -x - y इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं पे अगर मैं इसको सोल्व करूं और अच्छे से तो x प्लस वाई इक्वल टू में आपको मिला -2, और कहीं ना कहीं पे मैं लिख सकता हूँ कि एक्स वाई बराबर में लिख सकता हूँ -x और -2। ठीक है, क्लियर है बेटा। जो r वेक्टर था ये इसके बराबर था। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू देखिएगा, तो b है और ये c है। तो b वेक्टर कितना है बेटा आपके पास, ये अगर यहाँ पर मैं x की मल्टीप्लाई कर दूं, x की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखना क्या बनेगा, फ्रॉम, इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट। तो x की मल्टीप्लाई कीजिएगा उसमें, तो क्या बनेगा बेटा, एक्स आई कैप प्लस में 2x जे कैप माइनस में x के कैप प्लस में y है, y की मल्टीप्लाई किस में करने बेटा, c में,
y की मल्टीप्लाई करनी है c में, तो ये कितना बनेगा बेटा, y i कैप प्लस में y j कैप माइनस में 2 y k कैप। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा आप मैनेज करो। तो r वेक्टर किसके बराबर हुआ, x y i i कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई आई। ठीक बेटा, और यहां से आप j j को लेंगे कॉमन तो 2x प्लस वाई तो j। ठीक बेटा, और यहां से k को अगर लोगे माइनस में आ जाएगा आपका x प्लस 2y k कैप। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है आपको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो बेटा इसमें आपको करना क्या होगा, अब यहां से y को रिप्लेस कर दे आप इन टर्म्स ऑफ द x में, y को रिप्लेस कर देना इन टर्म्स ऑफ x में। तो ये r वेक्टर हुआ आपके पास में इक्वल टू में, तो x y की वैल्यू हो गई, ये रखोगे माइनस एक्स माइनस 2, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल तो -2i। फिर यहाँ पे रखेंगे y की वैल्यू माइनस एक्स माइनस 2, तो ये x माइनस 2 बचेगा बेटा, x माइनस 2 j कैप माइनस ये x और ये इसमें y पे रखोगे तो -2x, तो माइनस एक्स ये बचेगा बेटा, और माइनस में 4 ये हो जाएगा, तो माइनस एक्स और माइनस में 4 k कैप। ठीक है, तो यहां पर आपको, तो यहां पर ये हो गया बेटा आपके पास ये। अब यहां पर आपको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, यहां पर x की वैल्यू आप कुछ रख के देख लीजिएगा, और जो भी वैल्यू, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो 1 रख दीजिएगा आप एक बार, तो 1 बराबर में हो गए तो -2i कैप, 1 रखा तो माइनस में j कैप, 1 रखा तो ये -5 प्लस 5 k कैप। आप ही चेक कर लीजिए कि ये ऑप्शन है आपके उसमें, तो आप देखोगे तो -2i माइनस j प्लस 5k, तो बेटा ये आपका सी ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, इसमें जो हमें एक नई चीज जो सीखने को मिली, अगर कोई भी वेक्टर किसी प्लेन पर है, ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूं कि वो वेक्टर इक्वल टू में x b एंड प्लस वाई सी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो, इफ ए बी सी एज इन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड बराबर होगी, तो ये आपका एक ट्राइंगल हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, तो साइड ए है आपकी, देन ए बी डॉट बी सी प्लस बी सी डॉट सी ए प्लस सी ए डॉट ए बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इतना तो हमें मालूम है, इक्विलैटरल है तो ये आपका कितना हो जाएगा 60, ये भी 60 और ये भी 60, अगर हमें जरूरत पड़ती है। जैसे साइड ए है, ए हो गई, ये फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी, तो आपको हमने बताया था कि ऑर्डर चलता है, ऑर्डर का मतलब है ए बी वेक्टर प्लस में फिर बी से सी वेक्टर प्लस में सी से ए वेक्टर, तो बेटा ये नल वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो किसी भी ट्राइंगल के लिए प्रॉपर्टी होता है, या ये लिखा है तो समझ जाना कि वो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगल दिया है तो ये कंडीशन होगी, और ये कंडीशन है तो बेटा ऑटोमेटिकली ट्राइंगल होगा, कौन सा होगा वो बात अलग है। तो अब हम इसको करते हैं, तो इसका मैं मोड ले लेते हैं, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए का मोड का स्क्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि मोड के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे पास। तो क्या होगा बेटा, ए बी के मोड का स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला हमें पता ही है इसका, बी सी के मोड का स्क्वायर, सी ए के मोड का स्क्वायर प्लस में 2, और हमें पता होता है ए डॉट बी, बी डॉट सी और प्लस में सी डॉट ए किसके बराबर है बेटा, ये 0। मैग्नीट्यूड निकाला ना, ठीक है। अब ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए होगा ना, तो ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये रहेगा प्लस ए स्क्वायर ये रहेगा प्लस में 2 और ब्रैकेट में तो यही रहेगा आपके पास इक्वल टू बेटा 0। देखिए तो नंबर 3 ए स्क्वायर प्लस में 2 और ए बी डॉट बी सी, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, ए बी गलत हो गया, ए बी डॉट में बी सी प्लस में बी सी डॉट में सी ए और बेटा सी ए डॉट में ए बी, ये एक प्रॉपर्टी होती है और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहां से ये रहा, तो ए डॉट बी प्लस में बी सी डॉट में सी ए प्लस में सी ए डॉट में ए बी,
किसके बराबर बेटा, 0 के। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे अगर आप, देखो ये इधर जाएगा तो माइनस में क्या बना बेटा, 3a² और अपन में क्या जाएगा 2, तो कहीं ना कहीं पर जो इसकी वैल्यू है आपकी क्या बन जाएगी ये। तो ये जो भी ऑप्शन होगा वो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ a इक्वल्स टू में है i प्लस j प्लस k, c इक्वल्स टू j माइनस k, इफ b इज ए वेक्टर सेटिस्फाइंग a क्रॉस b इक्वल्स टू c एंड a डॉट b इक्वल्स टू 3, देन b वेक्टर आपको बताना है। तो बेटा आपको दिया हुआ है a डॉट b इक्वल्स टू में 3, तो बेटा सबसे पहले कंडीशन आप यहीं से निकालेंगे। तो a डॉट b, तो b तो नहीं है मेरे पास, तो मैं मान लेता हूं लेट b जो वेक्टर है वो आपके पास है xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है बेटा। तो अच्छा जी, तो a डॉट b करना है आपको, तो a आपके पास ये रहा और b बेटा आपके पास ये है, तो इनके डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं का आपको सीधा सीधा x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको दिया हुआ है a क्रॉस b इक्वल टू c, और हमें पता है कि जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी हो तो बेटा मैं यूज करता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट। तो i j k इन पे कैप जरूर लगा लेना बेटा। फिर है a की वैल्यू कितनी थी, a का कोफिशिएंट 1 1 1 1 1 1 और b के कोफिशिएंट कितना है बेटा, x y z, ठीक है। इक्वल टू में किसके बराबर है, c कितना है आपके पास में, c है बेटा आपके पास में j कैप माइनस k कैप, ठीक है जी। चलिए तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो i तो z माइनस y हो गया माइनस j, जब आप करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा z माइनस x, फिर प्लस में k आप करेंगे तो y माइनस x हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, और बराबर में क्या था, j माइनस k। अब हम क्या करेंगे, बाय द इक्विलिटी ऑफ द वेक्टर कॉन्सेप्ट से मैं कंपैरिजन कर दूंगा। तो कंपैरिजन हम करते हैं, देखो इधर i का कोफिशिएंट क्या है 0, इधर i क्या है ये, तो z माइनस y इक्वल टू 0, पहली बात। फिर यहाँ से आपका j इसके बराबर है और j ही इसके बराबर है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस z माइनस x, इसके बराबर बेटा 1 के। तो यहाँ से अगर मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ तो x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस z बराबर में 1। फिर k के लिए आप कंपेयर करेंगे तो ये माइनस में है, तो y माइनस x बराबर में माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से और इससे यूज करके हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी बेटा, x y और z की। तो जैसे कैसे निकालेंगे देखो, अब यहाँ से ना एक काम करते हैं, हम y की वैल्यू देखते हैं। तो y की वैल्यू x के टर्म में देख लेते हैं, तो y बराबर मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 यहाँ से, ठीक है। और z की वैल्यू देखते हैं बेटा, यहाँ से z की वैल्यू हो गई आपकी x माइनस 1, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में रखिएगा, तो x तो x ही रहेगा, y की वैल्यू आपने रखी x माइनस 1, z की वैल्यू रखी आपने x माइनस 1 इक्वल टू में 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू में 3। तो बेटा x की वैल्यू हो गई 5/3, x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5/3। उसी तरीके से आप y की भी वैल्यू निकाल लेना, तो y की वैल्यू और z की वैल्यू आ जाएगी, y हो जाएगा 2/3 और z भी 2/3। जब आप निकालेंगे तो आप इससे वेक्टर बना सकते हैं। तो वेक्टर कितना बना आपका फाइनली, यहाँ पर रख दीजिए आप b वेक्टर में आंसर, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3 तो कॉमन आ जाएगा, जो b वेक्टर होगा वो हो जाएगा 1/3 और जी बेटा 5i 2j और प्लस में 2k। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, जहां पर भी होगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपसे, इफ a इक्वल टू में है i प्लस j, बेटा b इक्वल टू में है आपका 2j माइनस k। अच्छा, एंड r क्रॉस a आपको क्या है, r क्रॉस a आपको दिया हुआ है b क्रॉस a के बराबर फर्स्ट, और फिर r क्रॉस b किसके बराबर दिया है बेटा, r क्रॉस b दिया हुआ है a क्रॉस b के। तो कहीं ना कहीं एक चीज आप ध्यान दो, एक चीज बड़े ध्यान दोगे अगर आप,
देखो ये सिर्फ मैं इसको रिवर्स कर दूं, अगर इसी चीज को मैं रिवर्स कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, माइनस ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा, और इस माइनस को मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, ये हो गया। तो कहीं ना कहीं पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बस यही चीज ध्यान देने की थी आपकी। ठीक है, यहाँ पे बी क्रॉस ए था, मैंने उसको रिवर्स किया, माइनस में ए क्रॉस बी, और माइनस को इधर लेके गया। तो फर्स्ट सेकंड में ये अगर बराबर है तो ये वाली साइड भी कैसे होगी बेटा, आर क्रॉस बी इक्वल में माइनस आर क्रॉस ए, और मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो बेटा ये हो जाएगा क्या, प्लस इक्वल टू में जीरो वेक्टर। ठीक है, अब यहां से देखना, आर क्रॉस में ए प्लस बी लिख सकता हूं इक्वल टू में नल वेक्टर। अच्छा जी, अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कहीं पर भी अगर ए क्रॉस बी अगर जीरो होता है तो बेटा इनके बीच में हमने बताया था थीटा क्या होगा, जीरो, और थीटा अगर जीरो होता है तो ए पैरेलल किसको हो गया बेटा, बी के, ए पैरेलल हो जाएगा बी के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज और ये चीज आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूं आर पैरेलल हो गया बेटा किसके, ए प्लस बी के। ठीक है, आर पैरेलल हो गया ए प्लस बी के, और पैरेलल में हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि भी अगर ये पैरेलल है, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूं बस मैं। ठीक है जी, क्लियर है बात। अच्छा जी, अब a प्लस बी निकाल लीजिएगा आप, a प्लस बी निकालेंगे, r वेक्टर बराबर में लैम्डा, a प्लस बी, तो i तो है नहीं यहाँ पे, i और यहाँ पे i नहीं है, तो ये हो गया i प्लस 3j और माइनस में k कैप, ये आ गया बेटा मेरा। ठीक है, अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, देन ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r, हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसकी डायरेक्शन में, आर वेक्टर की डायरेक्शन में। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है, अगर मुझे कोई भी वेक्टर फाइंड करना है किसी की डायरेक्शन में, तो जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसी का यूनिट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसी का यूनिट वेक्टर। तो हमें वेक्टर फाइंड करना था आर की डायरेक्शन में, तो आर की डायरेक्शन फाइंड करना है तो मैं आर का ही यूनिट वेक्टर ले लूंगा। ठीक है, तो आर का ही यूनिट वेक्टर लूंगा, तो यूनिट वेक्टर ऑफ आर क्या हो जाएगा, आर कैप इक्वल टू में, तो आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, तो आर कितना है बेटा, लैम्डा, आई प्लस में 3j माइनस के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड निकालते हैं बेटा, लैम्डा तो बाहर जाएगा क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको। ठीक है, लैम्डा 1 9 और 1 11, रूट में 11, तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 1 बाय रूट में 11 ब्रैकेट में आई प्लस में 3j माइनस में k, तो ये आएगा आंसर। तो देख लेना बेटा कौन सा है इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन है आपका ए वाला है ऑप्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर किसी की डायरेक्शन में निकालना हो तो बेटा जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसी का यूनिट वेक्टर। तो यानी कि हमें कोई वेक्टर फाइंड करना था आर की डायरेक्शन में, तो बेटा मुझे आर का ही यूनिट वेक्टर, तो इसलिए मैंने आर की डायरेक्शन में निकालना था तो आर का यूनिट वेक्टर निकाल दिया, तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है। ठीक है, जो आर की डायरेक्शन में होगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर। ये क्वेश्चन है आपका, ये बेटा क्वेश्चन नहीं, प्रॉपर्टी है आपका, डायरेक्ट मैंने वीडियो नंबर या तो आपका शायद सेकंड या आपका 6th, इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। कोई भी कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए या तो अलोंग पूछा है या परपेंडिकुलर पूछा है, वहां पर दोनों ही चीजें मैंने बताई हुई है। तो बेटा वैसे यहाँ पर इसका ऑप्शन है सी, तो आप उन वीडियो को देखेगा तो वहां पे मैंने कंप्लीटली ये आपको बताया हुआ है अच्छे से। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे करते हैं बेटा। तो इफ ए प्लस बी प्लस सी का मोड इक्वल टू 1 है, चलिए जी, इफ ए प्लस बी प्लस सी का मोड है बेटा 1। ठीक है जी, और मोड देखते आपको समझ जाना, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ बोथ साइड। अच्छा, अब ये दिया हुआ है कि सी जो वेक्टर है लैम्डा ए क्रॉस बी पर है, तो बेटा ये चीज आपको पता है बहुत अच्छे से, अगर कहीं पर भी ये कंडीशन है और हमें पता है ए क्रॉस बी, यानी कि जो ये सी है ना,
वो परपेंडिकुलर है ए पर भी, और बेटा जो ये सी है वो परपेंडिकुलर है बी पर भी। और इतनी बात समझ में आता है, परपेंडिकुलर है तो सी डॉट ए कहीं ना कहीं पे जीरो होगा और सी डॉट बी भी कहीं ना कहीं पर जीरो होगा। क्लियर ना? चलिए फिर ए का मैग्नीट्यूड दिया, बी का मैग्नीट्यूड दिया, सी का मैग्नीट्यूड, और एंगल बिटवीन ए एंड बी निकाला है। तो हमें पता है, मैंने बताया था जरूरत पड़ने पे, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो बेटा स्क्वायर करने से, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे पास, तो स्क्वायर करोगे तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए। ठीक है बेटा, बराबर में इक्वल टू में कितना हुआ बेटा 1। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1/√2, और स्क्वायर करोगे तो 1/2। बी का मैग्नीट्यूड है 1/√3, तो ये बेटा 1/3 स्क्वायर करते ये कितना है 1/6 हो जाएगा, प्लस में 2 ब्रैकेट में ए डॉट बी। ठीक है जी, ये तो मुझे करना ही है सोल्व। बी डॉट सी कितना हो गया बेटा, बी डॉट सी 0 और सी डॉट ए भी 0। तो इस चीज को समझना है, इस चीज का मतलब था ये और इस चीज का मतलब हुआ ये, यानी कि ये कहीं पे 0 ये भी 0। तो फाइनली सिर्फ आपके पास ये ही बचेगा ए डॉट बी इक्वल टू में 1। तो इसका अगर एलसीएम लिखते हो तो 6 आएगा, तो 3 प्लस में 2 प्लस में 1 और प्लस में 2 ए का मोड, इसको भी ओपन कर दिए, बी का मोड और बेटा कोस थीटा इक्वल टू में 1। ये भी 1 आएगा, ये भी 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ए का मोड कितना है आपके पास में 1/√2, बी का मोड 1/√3 कोस थीटा इक्वल टू में ये 1 था आपका 1 प्लस इक्वल टू में 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये बनेगा आपका 2/√6 कोस थीटा इक्वल टू में 0 और कोस थीटा बराबर में 0। तो थीटा बेटा कितना हो गया 90। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ए बी परपेंडिकुलर है किस पर, बी पर, यानी कि थीटा 90 ऑप्शन। आप क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं बेटा, आसान सा क्वेश्चन है। If a plus 2b and 5a minus 4b are perpendicular to each other, इसने कहा है कि a प्लस में 2b वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर बेटा, a 5a माइनस 4b पर। और इतना तो हमें पता है कि अगर परपेंडिकुलर है तो ये बात जब जाहिर हो जाती है कि बेटा इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। डॉट कर रहे हैं तो इसलिए हम 0 लिखेंगे, अगर बेटा क्रॉस होता तो वेक्टर भी लगाते पूरा। ठीक है ना? चलिए तो इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 5 ए डॉट ए प्लस 10 बी डॉट ए माइनस 4 ए डॉट बी, और बेटा ये आएगा आपका -8 बी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर बराबर में 0। और हमने डॉट प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए डॉट ए मोड ए का स्क्वायर और बी डॉट बी बेटा किसके बराबर होता है, मोड बी का स्क्वायर। और ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, एक ही बात होती है डॉट प्रोडक्ट में। तो ये कितना बेटा 5 ए मोड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 ए डॉट बी, और बेटा ये कितना बचा फाइनली -8 बी के मोड का स्क्वायर इक्वल टू में बेटा 0। तो बेटा ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेना वेयर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर है आपके, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अगर ए और बी यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा यूनिट वेक्टर का 1, तो ये 5 प्लस में 6 एंगल बताया तो मोड ए मोड बी, और बेटा कोस थीटा माइनस में 8 बी भी यूनिट वेक्टर है तो 8 हो जाएगा बराबर में 0, तो -3 प्लस 6 1 कोस थीटा इक्वल टू में 0, और कोस थीटा की वैल्यू आएगी बेटा 1/2 और थीटा की वैल्यू हो गई कितनी 60, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा π/3। नंबर 14 के लिए आपको ये कंडीशन जो दी गई है ना, ये आपका 12th क्लास की आर.डी. शर्मा में आपको ये प्रूफ करना होता है, बट आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। तो देखो उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, यहाँ पे हम प्रूफ नहीं करेंगे, तो आप लिखिएगा ए वेक्टर अपॉन में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर अपॉन में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, बेटा इसको ऐसे याद रखना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर अपॉन में ए का मोड स्क्वायर और बी के मोड का स्क्वायर।
तो ये आपको एज ए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। और अगर आपको ये याद है तो बेटा ये क्वेश्चन फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। 14 क्वेश्चन देते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स सच दैट मोड ऑफ ए का मोड कितना है बेटा 3, बी का मोड कितना दिया हुआ है आपको 4 एंड ए माइनस बी भी दिया हुआ है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना दिया हुआ है बेटा आपको i प्लस 2j और प्लस में 3k। तो देखो जो आपको क्वेश्चन में चाहिए वो आपको डायरेक्ट मिल गया। इसका बस डायरेक्ट रिजल्ट ये आपको याद रखना है, अपने फॉर्मूलों की कॉपी में नोट कर लेना इसको, ठीक है। आप रख दीजिए बस आप इसको। तो a माइनस बी का मोड का स्क्वायर, तो इसका मोड निकाले बेटा, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, मोड हो गया ये, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर है मोड a का स्क्वायर, मोड a का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका b, मोड b का स्क्वायर हो गया ये, तो ये कितना हो गया बेटा 9 और 4 13 14 का स्क्वायर 14 अपॉन में 9 और इंटू में 16 14 144 7 और 7 और 2, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका 7 अपॉन में 72, तो ये आंसर है इसका, ठीक है जी। चलिए देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और 12 ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। उसमें ये लाइन हर एक क्वेश्चन में लिखी हुई है आपको, देखो इफ ए बी सी डी आर एनी वेक्टर्स, ठीक है जी, देन आपको इसका मतलब बताना। देखो ये इसका बहुत सारे मतलब निकलेंगे। देखो बेटा सबसे पहले आप एक चीज देखो, ये 8 9 10 और 12 चारों के लिए सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। तो एक चीज समझो, मान लो ये आपके पास ए वेक्टर हुआ और ये बेटा बी वेक्टर हुआ, तो इन दोनों से मिलके ये एक प्लेन बना आपका, ठीक है। और ये मैं मान लेता हूँ ये आपका कोई सी वेक्टर है, ये कोई सी वेक्टर है और बेटा ये कोई डी वेक्टर है, तो इन दोनों से भी एक प्लेन बना। यानी कि अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो बेटा एक कोई वेक्टर रहा होगा जो ए के भी और बी के भी परपेंडिकुलर है, मान लेता हूं मैं इसको D1 मान लेता हूं। और जैसे ही आपने सी क्रॉस डी आप करते हो तो बेटा सी और सी क्रॉस डी करने का मतलब भी क्या हुआ, यानी कि इस प्लेन पर एक वेक्टर जो इन दोनों पर ही क्या परपेंडिकुलर D2, यानी कि सी क्रॉस डी का जो आंसर है वो परपेंडिकुलर होगा सी पर भी और डी पर भी, यानी कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा D2। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है बेटा कि भाई जो आंसर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर और बी पे भी परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो ये चीज हो गई आपकी। तो और ये ए क्रॉस बी एक प्लेन बना रहा है तो यानी कि उस पे भी परपेंडिकुलर। तो आप बेटा एक चीज ध्यान दो, मान लो ये एक प्लेन हुआ, ये मेरा एक हाथ है, इस पे ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये मेरा प्लेन हुआ, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो यानी कि इस पर जो परपेंडिकुलर है और इस पर जो परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में कैसे बेटा पैरेलल, दोनों परपेंडिकुलर क्या है पैरेलल, क्लियर है बात। अच्छा तो इसी आधार पे हम चलते हैं, या फिर मैं ऐसे अगर मैं इस प्लेन को यहाँ पर मिला दूं, जैसे मान लो ये प्लेन हुआ एक तरीके से ये हुआ और एक ये प्लेन हुआ ये, ठीक है। तो मैं ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई एक तरीके से, जब ये दोनों परपेंडिकुलर है इस पर प्लेन पर इस प्लेन पर, ये मैं प्लेन π1 मान लेता हूं, ये प्लेन आपका π2, ठीक है। तो जब ये दोनों प्लेन पैरेलल है, भाई मान लो एक प्लेन ये हुआ एक प्लेन ये हुआ, जैसे आप बोलते हैं कि ये लाइन है ये लाइन, ये भी पैरेलल होगी और ये एक के ऊपर एक होता है, तो तब भी क्या होता है बेटा पैरेलल ही तो काउंट करते हैं इनको, एक प्लेन ये है दूसरा प्लेन ये है, तो दोनों आपस में कैसे है पैरेलल है ना, दोनों आपस में है पैरेलल, और दोनों अगर पैरेलल है तो इसका मतलब भाई ए क्रॉस बी ये प्लेन π1 को रिप्रेजेंट करेगा और सी क्रॉस डी ये किसको रिप्रेजेंट करे बेटा π2 को। अगर मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं और ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, तो बेटा क्या होगी 0, क्योंकि इनके D1 और D2 आपस में पैरेलल है, यानी कि कहीं ना कहीं पर अगर D1 और D2 आपस में पैरेलल है तो प्लेन भी पैरेलल होंगे, प्लेन भी कैसे होंगे बेटा पैरेलल होंगे। तो यहां से जो आपका फर्स्ट केस है आपका, तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करता हूं उसमें क्वेश्चन था इफ ए बी सी डी आर एनी 4 वेक्टर्स, कोई भी 4 वेक्टर, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज ए वेक्टर, 4 ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू ए बी सी डी, यानी कि ये जो वेक्टर है, मान लो अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं,
ये जो वेक्टर है क्या वो ए पर परपेंडिकुलर है? इसका देखो, अब ध्यान से समझना भाई, ये अगर मैं अलग अलग करता हूं तो ठीक है, जो ये है परपेंडिकुलर इस पर, ये इस पे परपेंडिकुलर है, बट अगर जो इसको और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करके जो मेरा आंसर आएगा, क्या वो ए पर परपेंडिकुलर होगा या बी पर परपेंडिकुलर होगा या सी पर या डी पर परपेंडिकुलर होगा? इंडिविजुअली परपेंडिकुलर नहीं होगा इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी डी, क्या इक्वली इंक्लाइंड होगा? तो वो भी नहीं होगा। अब तो ऑप्शन बी है बेटा आपका, अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन डिटरमाइन ए बी एंड अदर डिटरमाइन सी एंड डी, यानी कि जो ये वेक्टर होगा वो अलोंग द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन होगा। जैसे एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हुआ? ये हो गया ना बेटा, एक लाइन ही तो है ना, दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे ये एक लाइन ही तो बनेगी ना, ये एक लाइन तो बनेगी ना। तो प्लेन का जो इंटरसेक्शन, देखो लाइनों का इंटरसेक्शन होता है पॉइंट पर, और प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है बेटा एक लाइन होती है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेगा। तो इसका ऑप्शन होगा 8th में जो है ऑप्शन बी होगा। फिर इसी तरीके से 9th जो क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी डी आर एनी 4 वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी सी डी, इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी, इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी। तो बेटा ये जो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये आपका इक्वली इंक्लाइंड होगा किस पर? इस प्लेन पर भी और इस प्लेन पर भी, यानी कि ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी पर इक्वली इंक्लाइंड होगा, पर्टिकुलर वेक्टर पर ए बी सी डी पर पर्टिकुलर वेक्टर पर इक्वली इंक्लाइंड नहीं होगा, ठीक है। हमने पढ़ा है ना कि भाई ए क्रॉस बी, सिंपल सी बात हम करते हैं, मान लो आंसर सी आता है तो बेटा ये इसके भी परपेंडिकुलर इसके भी परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर तो मैं बोल सकता हूँ ये इक्वली इंक्लाइंड है ए और बी पर। तो यहां से मतलब समझो ना कि भाई ए क्रॉस बी, ये इसको सिंगल मानो, इसको भी सिंगल मानो, जो मेरा आंसर आएगा, तो जो मेरा आंसर आएगा बेटा तो वो इक्वली इंक्लाइंड बोल सकता हूं ना मैं, जो आंसर आएगा इक्वली इंक्लाइंड किस पर? ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी पर, पर्टिकुलर पर नहीं होगा कि ये ए पर बी पर बी, सी पर बी और डी पर बी, इन पर इक्वली इंक्लाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें जो होगा आंसर वो इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी पर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका, लेट पाई 1 एंड पाई 2 बी द टू प्लेन डिटरमाइंड द पेयर, डिटरमाइंड द पेयर, जो कौन कौन से पेयर है बेटा? ए और बी से डिटरमाइंड होता है प्लेन पाई 1, और पाई 2 प्लेन डिसाइड होता है सी और डी से। तो कहीं ना कहीं पे ए क्रॉस बी और कहीं ना कहीं पे सी क्रॉस डी, ये बात हो गई। तो आपसे पूछ रहा है वो, इफ द प्लेन पाई 1 एंड पाई 2 आर पैरेलल, अगर बेटा पाई 1 ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है, तो बेटा मैंने अभी बताया ना, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन पे अगर मान लो ये ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये लाइन इधर बी जा रही है, तो ए क्रॉस बी जब करोगे, क्योंकि प्लेन डिटरमाइन होता है ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से प्लेन डिटरमाइन हुआ, तो इसका नॉर्मल यानी कि जो आंसर आएगा वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर, प्लेन पर परपेंडिकुलर, मान लो ये हो गया, और ये एक प्लेन है, ये दोनों प्लेन पैरेलल है, मान लो एक प्लेन पाई 1 ये पाई 2 ये ए बी से बना, ये सी और डी से बना, ये दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो इसका ए क्रॉस बी ऊपर मान लो और इसका भी ऊपर मान लो, तो दोनों के जो है, दोनों के जो आपके ए क्रॉस बी या सी क्रॉस डी है वो दोनों आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया पाई 1 और पाई 2, ये D1 माना, ए क्रॉस बी करके D1 आया, ए क्रॉस सी क्रॉस डी करके D2 आता है, तो ये दोनों आपस में कैसे बेटा? पैरेलल। यानी कि अगर दो प्लेन पैरेलल है, दो प्लेन पैरेलल है, तो बेटा ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी की क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? क्योंकि ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो ए क्रॉस बी का मतलब होगा बेटा D1 लिख सकता हूं, और सी क्रॉस डी का मतलब लिख सकता हूं D2, तो दोनों ही कैसे है? पैरेलल है, तो ये 0 होगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं पर क्या होगा? 0। तो ध्यान रखनी है आपको ये चीजें, ठीक है। यही था आपका क्वेश्चन पे। अगर किसी बच्चे को अभी भी इस चीज में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर भेज दीजिएगा, तो मैं इसका आंसर दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में रिपीट कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 के लिए बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, जब मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था, दो बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेज ली थी, तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, कहीं पर भी नॉन कोप्लेनर या नॉन लीनियर की अगर वो बात करता है, ठीक है, तो ए बी सी आर द नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, और आर कोई भी वेक्टर है इन स्पेस, जैसे मैं लिखता हूं, ये है बेटा, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ठीक है, और ये जेड कैप। इसको इससे कंपेयर करके समझना है। आर आपका कोई भी वेक्टर है, आर कोई भी वेक्टर है इन स्पेस, इन स्पेस। तो मैं आर वेक्टर को बेटा कैसे लिख सकता हूं भाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्चुअल में हमने पढ़ा था, देखो, मुझे अगर किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होता है, प्रोजेक्शन निकालना होता है, तो वो वेक्टर ऐसे ही रहता है, और जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। तो एक्चुअल में ये यहाँ पर क्या है, आर वेक्टर जो है, ये एक्स है, वाई है, जेड है, ये क्या है, प्रोजेक्शन है आर का ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। किस किस के लोंग, आई के लोंग, जे के लोंग, के अलोंग। ठीक, इसका मतलब ये है। अच्छा, जब आपको ए बी सी दिया हुआ है नॉन कोप्लेनर, तो इसको ऐसे समझो, आई की जगह ये ए वेक्टर हुआ, ये मैं मान लेता हूं बेटा ये बी वेक्टर हुआ, और ये बेटा क्या हुआ, सी वेक्टर हुआ, ठीक है। तो अब आर कोई भी वेक्टर होगा, आर कोई भी वेक्टर होगा, तो उस आर वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई आर डॉट में कितना बेटा, ए कैप, ठीक है, प्लस में आर डॉट बी कैप, ये यहां पे डॉट नहीं होती है, आर डॉट सी कैप, और ये सी। क्योंकि जैसे सिंपली मैं लिखता हूं ना कि आर वेक्टर बराबर में एक्स आई प्लस में वाई जे, जो भी लिख के दिखाया था जेड के, अगर मैं इसको आर डॉट आई कैप आई, आर डॉट जे कैप जे, आर डॉट सॉरी के कैप, यहाँ पे आ गया के कैप इंटू के, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, आर वेक्टर के बराबर होता है। ये हमने एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन किया है, प्रूफ भी किया है, और वैसे कॉन्सेप्चुअल में भी हमने किया है। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपको ये आर वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। सेम उसी प्रोसीजर पे अगर मैं आई जे के को हटा के नॉन कोप्लेनर वेक्टर मैं बोल दूं कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर नॉन कोलिनियर वेक्टर, तो बेटा इसको ऐसे आपको समझ लेना है कि ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए बी सी में अगर मुझे कोई भी आर वेक्टर लिखना है, तो मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा, आर वेक्टर डॉट में ए कैप, आर डॉट में बी कैप बी, आर डॉट में सी कैप, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसी चीज को ओपन करोगे, अगर आप ध्यान दो ना बेटा, अगर इसी चीज को आप ओपन करते हो तो आर वेक्टर डॉट ए कैप का मतलब क्या है बेटा, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तो बात होती है इसकी। अब यहाँ पे ना ही डॉट और ना ही क्रॉस, ए कैप लिखा हुआ है, तो इसको भी मैं ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड ये तो स्केलर नंबर है, इनको तो मैं मल्टीप्लाई कर ही सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पर यही चीज कन्वर्ट हो जाएगी आर वेक्टर, इसको मैं बी कैप सॉरी बी एरो और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये बी लिख सकता हूं ना, जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा, और ये भी किसके इक्विवेलेंट हो, आर के। तो ये ध्यान रखना है, प्रोजेक्शन जहां पर मैंने बताया था वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज होना है। अगर मान लो कोई भी वेक्टर आर है, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, ठीक है, डॉट ए है, बी है, सी है, ए बी सी क्या बेटा नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तो आपको ध्यान रखना है ये कहीं ना कहीं पर इक्वल किसके हो जाएगा, ए के बराबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वो आपसे एक क्वेश्चन दे देता है कि भाई अल्फा बीटा गामा आर नॉन लीनियर नॉन कोलिनियर एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स अल्फा बीटा गामा। तो देन कोई भी वेक्टर, देन एनी वेक्टर आर, उसको मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर बराबर में, बेटा इसको लिखेंगे हम आर डॉट में अल्फा एरो अपॉन में अल्फा सॉरी अल्फा का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से आर को लिख रहे हो ना, आर डॉट बीटा और बीटा का स्क्वायर बीटा,
प्लस में आर डॉट गामा अपॉन में गामा का स्क्वायर, और बेटा ये क्या रहेगा गामा। और यहाँ पे ध्यान रखना ब्रैकेट के बाद कोई डॉट और क्रॉस नहीं आता है, क्योंकि जैसे मैं लिखता हूँ ना एक्स आई वाई जेड के, तो यहाँ पे डॉट क्रॉस कुछ भी नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रोजेक्शन को दर्शाता है, प्रोजेक्शन, ठीक है ना। और इसी को अगर मैं और सोल्व करना चाहूँ तो सिंपली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई आर डॉट अल्फा और अल्फा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन मैंने अभी कराया। लेट द वेक्टर ए बी सी डी आर सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल टू में 0। तो देन प्लेन P1 एंड P2, देन प्लेन 1 P2 पे हमने बताया था कि कैसे हो जाएंगे, P1 पैरेलल हो जाएगा P2 के, क्योंकि अगर इनकी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। दोनों आपस में कैसे होंगे बेटा, पैरेलल। और ये मान लेता हूँ प्लेन P1 बनाता है, ये प्लेन P2 बनाता है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। और प्लेन P1 और P2 का मतलब क्या है, ये प्लेन P1 और बेटा ये प्लेन P2, ये प्लेन P1 और ये प्लेन P2। तो इसका नोट, इसका A क्रॉस B ऊपर की ओर, इसका C क्रॉस D ऊपर की ओर, तो दोनों को देखोगे तो दोनों आपस में कैसे हैं, दोनों के परपेंडिकुलर कैसे है बेटा, नॉर्मल है ना, सॉरी पैरेलल है, तो प्लेन भी कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो यानी कि अगर A क्रॉस B खुद प्लेन P1 है, C क्रॉस D खुद प्लेन P2 है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं दोनों प्लेन आपस में कैसे होंगे, पैरेलल, यानी कि थीटा बेटा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखना बेटा, A क्वेश्चन i + 2j + 3k, B बराबर 2i + 3j + 2k। C इज एनी वेक्टर नॉट कोलिनियर विद B। C क्या है, इज नॉट कोलिनियर विद B, ठीक है बेटा। और आपको इसके बारे में बताना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताना। तो जो कहीं ना कहीं पर ये चीज आपको पड़ी हुई है, ये थोड़ी अजीब सी लग रही होगी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब भी देखते हैं। तो आप इसको ऐसे मानो, ए तो आपके पास गिवन है, ए वेक्टर कितना है बेटा, i + 2j + 3k। और जैसे उसने बोला कि आपका ये आपके कोलिनियर नहीं है सी और बी, तो मैं मान लेता हूं, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं, भले ही आपको गिवन है पर बेटा मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूं। मैं मान लेता हूं बी बराबर में i कैप हुआ और सी बराबर में एनी वेक्टर है तो मैं j कैप मान लेता हूं। मैंने कहा है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी कि i j k के आधार पर क्वेश्चन को करिएगा, क्लियर है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पर आपको a डॉट बी दिया हुआ है, तो a डॉट बी करते हैं बेटा, a डॉट बी तो 1 आएगा। और फिर है आपका a डॉट सी, आपको क्या दिया, a डॉट सी। तो a डॉट सी अगर आपके पास गिवन है तो बेटा वैल्यू निकालोगे a डॉट सी की, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर है आपके पास b क्रॉस c, तो बेटा b क्रॉस c करोगे तो b की है आपकी i, c की है j, तो बेटा मैं इसको क्रॉस में k लिख सकता हूं। और कहीं ना कहीं पे b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड बेटा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। चलिए, अब आप ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो a डॉट बी किसके बराबर है, 1, ठीक है। b का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, 1। और ये हुआ आपके पास b का मतलब फिर से कितना हुआ, i प्लस में a डॉट सी, तो a डॉट सी आपने किया 2, c का मैग्नीट्यूड बेटा इसका 1, और बाद में इसके जो पीछे लिखा हुआ है c की वैल्यू कितनी है बेटा, j का, प्लस में a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू आई थी आपकी k कैप, b क्रॉस c की वैल्यू बेटा कितनी है, k कैप। अच्छा जी, b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और 1 का स्क्वायर 1। फिर है ब्रैकेट में b क्रॉस c फिर से कितना है, k कैप, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, तो ये i बना, ये 2j बना, और बेटा ये कितना बना आपके पास, a डॉट k की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये मिलेगा 3 और ये k। तो ये फिर से कहीं ना कहीं पर आपको क्या मिल गया, a वेक्टर। और आपसे क्या कहा था, a का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड कितना हुआ बेटा, a का मैग्नीट्यूड हो गया 1 प्लस में 4 प्लस में 9, तो कितना हो गया आपका 13 14, रूट में 14, तो ये आंसर होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको वैसे तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, अगर मान लो b और c नॉन कोलिनियर है तो यानी कि b क्रॉस c देगा आपको। देखो तीनों में एक ही चीज कॉमन है, a मान लो b होता और बोलते हैं कि a इज नॉट कोलिनियर विद c, तो बेटा यहाँ पे a क्रॉस c मिलता आपको, और बाकी सब में b, तो ये वो कहीं ना कहीं पर b के बराबर हो जाता। किसके बराबर हो जाता,
बी के। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आपको सिंपली अगर वो ए बी सी आर नॉन कोलिनर नॉन कोप्लेनर बोल दे तो बेटा ए को आप मान सकते हो आई, बी को मान लेना जे, सी को मान लेना के। तो उसी के आधार पर वो वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा आई जे के को, और यहां पर पुट करोगे तो देखो आप फाइनली आपको मिल जा रहा है ए वेक्टर, ये मिल जाएगा। और आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना था तो ये, और डायरेक्ट याद रह जाता है कि भाई जो तीनों में कॉमन है डॉट में ए है ना, तो यानी कि ये सिंपल इसकी ये किसकी वैल्यू देगा, ए की ही वैल्यू देगा। बी होता तीनों जगह बी डॉट बी डॉट बी डॉट होता तो बी का मैग्नीट्यूड वो आपसे पूछता। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी है। तो ये भी बेटा कहीं ना कहीं पर इसको भी आप अपने आप से सोल्व करना। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, क्योंकि ए डॉट और ए डॉट तीनों में ए कॉमन है तो बेटा ए आंसर रहेगा। नंबर 18 मैंने बहुत बार कराया हुआ है, फिर भी हम दोबारा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 को ए क्रॉस बी, और मैं इसको ना इधर ट्रांसफर कर लेता हूं माइनस में, बी क्रॉस सी बराबर 0 है। अब एक गलती यहां पर मत करिएगा, यहां से बी मत लिख देना क्रॉस कॉमन में, क्योंकि पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां पर बी बाद में है, यहां पर पहले है। अगर बी यहां पर बाद में हो तो बी मैं क्रॉस में ले सकता हूं कॉमन करके। तो बेटे इसे बी को फिर बाद में या इस बी को पहले, जैसे आप करना चाहे। तो मैं ए क्रॉस बी लिख लेता हूं, और ये माइनस तो पहले से था, इसको पलटूंगा तो प्लस हो जाएगा सी क्रॉस बी। तो क्योंकि क्रॉस में आपको ये आगे पीछे का सिस्टम ध्यान रखना है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए प्लस सी, और बेटा क्रॉस में बी इक्वल टू में 0। हमने पढ़ा हुआ है कोई भी दो वेक्टर जब क्रॉस में 0 होता है तो बेटा कहीं ना कहीं पे मैं लिख सकता हूं कि भाई ए प्लस सी कहीं ना कहीं पे पैरेलल है बी के। ठीक है बेटा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसको। तो मैं लिख सकता हूं कि ए प्लस सी, ऑप्शन में आप देख लो ए प्लस सी है कहीं पर, हाँ ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी में लिख सकता हूँ लैम्डा बी। कहीं कहीं पर हो सकता है आपको वो ऐसे लिख के दे दे कि बी, क्योंकि पैरेलल तो हम कैसे लिख सकते हो, लैम्डा में ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट वेक्टर इन द जेड ओ एक्स प्लेन। देखो बेटा 0 ये जेड ये एक्स और ये वाई। अब वो क्या कह रहे हैं, कोई यूनिट वेक्टर है जेड ओ एक्स प्लेन में। तो बेटा अगर कोई भी वेक्टर अगर इस प्लेन में है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मान लो कोई भी आर वेक्टर है जेड एक्स और जेड प्लेन में है, तो बेटा एक्स लिख लूंगा और आई कैप प्लस में जेड के लिए लिखूंगा, सॉरी जेड एक्सिस के लिए होता है आपका जेड और बेटा के कैप। तो मैं मान लेता हूं कि कोई एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है बेटा जेड ओ एक्स प्लेन में, यानी कि इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में। तो उस वेक्टर को मैं नोटेशन दूंगा जेड एक्सिस के लिए के कैप और एक्स एक्सिस के लिए आई कैप। अगर वो बोलता है कि एक्स वाई प्लेन में है तो बेटा एक्स आई कैप लिखता हूं मैं और वाई जे कैप लिखता हूं। अगर मैं इस तरीके से जेड ओ वाई प्लेन में बोले तो जेड वाई ओ प्लेन में बोले बेटा तो वाई आप मान सकते हो कोई भी कोऑर्डिनेट में जे और प्लस में जेड के कैप। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आपका जेड ओ एक्स प्लेन में कोई वेक्टर बोला था और उसने बोला यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का रूट, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है 1 होता है, यानी कि कहीं ना कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो यूनिट वेक्टर है मेक्स एन एंगल 45 एंड 60 डिग्री विद ए एंड बी। तो ये वाला जो वेक्टर है, और हमें पता है एंगल की जब भी बात करते हैं तो बेटा कोस थीटा, तो यानी कि आर के और ए के बीच में, और बेटा आर के और बी के बीच में यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे 45 का। तो एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका कोस थीटा मतलब 45, किस किस के बीच में बेटा 45, आर के और ए के। तो आर तो ये रहा डॉट ए कहां पे आपका ये, तो आर डॉट ए करिएगा तो एक्स आई के साथ में आई, तो बेटा ये बन गया 2x, जे नहीं है तो 0 हो जाएगा, और माइनस में बेटा के साथ करेगा माइनस में जेड अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला, आर का भी मैग्नीट्यूड लेना होगा ए का भी मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो आर का मैग्नीट्यूड आपको पता है, आर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, तो 1 इनटू फिर आपका ए का मैग्नीट्यूड 4 4 8 और 9 3,
तो ये हो जाएगा 3। तो cos 45 1/√2 और 2x माइनस जेड अपॉन 3, तो 2x माइनस जेड अपॉन में 3 अपॉन में √2, इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसी तरीके से ये वाला वेक्टर r वेक्टर b के साथ में 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इक्वल टू में बेटा कितना r डॉट b। तो r डॉट b जब आप करेंगे, r ये रहा आपके पास और b ये रहा, तो एक i तो i नहीं है तो 0, j भी नहीं है 0, माइनस जेड हो गया सीधे सीधा, तो माइनस जेड और मैग्नीट्यूड ऑफ r का मैग्नीट्यूड है 1 और इसका मैग्नीट्यूड हो गया b का मैग्नीट्यूड हो गया बेटा √2। तो cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 माइनस जेड अब √2, तो z की वैल्यू हो गई बेटा कहीं ना कहीं 1 ये √2। और उसी तरीके से अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो x की वैल्यू भी 1/√2 आ जाएगी। तो वेक्टर आप लिख सकते हैं जो r वेक्टर होगा वो हो गया 1/√2 i कैप और बेटा माइनस में 1/√2 k कैप, ये हो गया आपका वेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, a b c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। a b c आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ, देखो कैसे, ये i जैसे i j के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो मैं इसको a वेक्टर मान लेता हूँ, इसको ये b कैप और ये आपका c कैप। ठीक है बेटा, डायरेक्शन दिखा देता हूँ भाई, a कैप और b कैप और c कैप से मैं डायरेक्शन बता सकता हूँ आपका। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है आपसे कि देन द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये आपका वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन बताना आपको, इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ध्यान दोगे अगर ये कहीं ना कहीं पर क्या है आपका a कैप, ये कहीं ना कहीं पर क्या है बेटा b कैप, और ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं पर आपको हमेशा c कैप ही देगी। तो ये आपका कुल मिला के बात हो गई l a कैप, m b कैप, n c कैप। ठीक है ना, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। और मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपके थ्योरम होती है, प्रूफ है बाकायदा। तो ये a वेक्टर आपको डायरेक्ट याद रखना है, a वेक्टर पैरेलल टू द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन a एंड b, यानी कि a और b के बीच के जो एंगल का बाइसेक्टर है वो अगर निकालना हो तो a वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड प्लस में b वेक्टर अपॉन में b का मैग्नीट्यूड, और इसी चीज को बेटा मैं लिख सकता हूँ a कैप प्लस में b कैप। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, तो यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो गिवन बाय दिस वैल्यू। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि आपको प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का। तो बेटा इस वेक्टर का प्रोजेक्शन l a कैप, a का मैग्नीट्यूड प्लस m b कैप, b का मैग्नीट्यूड प्लस में n a क्रॉस b और बेटा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, इसका प्रोजेक्शन। और हमने कहा था जिसका प्रोजेक्शन है वो तो ऐसे ही डॉट में यूनिट वेक्टर किसका, जिस पर निकालना है, तो किस पर निकालना था, एंगल बाइसेक्टर पर। और एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना है आपको, इसका, तो इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो बेटा ये कुछ आंसर रहा होगा। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा कि भाई ये सेम रहेगा और बेटा इसका मैग्नीट्यूड, ये a कैप और ये भी b कैप है, तो a कैप का मैग्नीट्यूड 1, b कैप का मैग्नीट्यूड 1। तो ये आपका, अगर मैं इस पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो 1 1 का होगा √2। क्लियर है बात? तो ये एक वेक्टर था, इसका कोफिशिएंट 1, b का भी कोफिशिएंट 1 और उसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे √2। तो क्या बताया, जिस भी वेक्टर का, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना था एंगल बाइसेक्टर पर, एंगल बाइसेक्टर गिवन है इससे, तो जिस पर निकालना था उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं कि भाई वो वैल्यू सेम रख दो, फिर उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड √2। क्लियर? अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से ऐसे देखने में तो कंफ्यूजन है, पर इसको कहीं ना कहीं पे बड़े ध्यान से देखो। तो ये l a कैप, जैसे मैंने वहां पे बताया है, l b कैप और n, बेटा ये भी आपको कहीं ना कहीं पे c कैप मिलेगा, और डॉट में क्या हो जाएगा 1/√2 और a कैप प्लस में b कैप। ठीक है, अब इसके डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं, a के साथ करेंगे तो फाइनल जो आएगा 1/√2 l प्लस में, सॉरी ये m है, l प्लस में m आएगा। आप इसको सोल्व भी करेंगे तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और नेक्स्ट आपकी वीडियो रहेगी असाइनमेंट नंबर 6 की। ठीक है, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है जी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, चलो।